नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका संजय पांडे क्लासेस में। हम यहाँ पे रोज़ केमिस्ट्री की पाठशाला अपनी चला रहे हैं। सुबह 8 से 10 हम 12th क्लास का लेक्चर लेते हैं और 10 से 12 11th क्लास का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। 12th क्लास के लेक्चर में इस समय लिक्विड सोल्यूशन चल रहा है, जिसका आज हम लेक्चर 7 करेंगे। और 11th क्लास में अभी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है, जिसमें हम लेक्चर 5 आज करेंगे। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप ज़रूर एक बार अटेंड करके देखिए। फिज़िकली आप क्लास आइए और अटेंड करके देखिए कि आप कैसा आपका एक्सपीरियंस रहता है। और अगर आप YouTube पे हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में केमिस्ट्री, तो ज़रूर इन लेक्चर्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक वाइक का बटन दबा दें और आनंद उठाएं केमिस्ट्री का। ठीक है, चलिए तो हम आज अपने लेक्चर 7 से स्टार्ट करते हैं। लिक्विड सोल्यूशन हम पढ़ रहे थे, थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। हाँ, तो ज़रा ध्यान इधर दीजिए। क्या हमने पिछली क्लास में ये क्वेश्चन किया था, टू लिक्विड्स A and B फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लग रही है ना, आज फट गई है कल की, कल पढ़ाते पढ़ाते आवाज़ चली गई थी। हाँ, टू लिक्विड्स A and B फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन व्हेन मिक्स्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस। वेपर प्रेशर का ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था। ठीक है, इसमें क्या करना था, अच्छा PA नॉट PB नॉट निकालना था। वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा इसमें, क्या हम अगर XA को 1 ले लेंगे, XA को अगर 1 ले लेंगे तो क्या हमें मिलेगा, प्योर A यानी कि PA नॉट उससे मिल जाएगा हमें। PS इज इक्वल टू PA नॉट हो जाएगा जब हम XA को 1 ले लेंगे, और PS इज इक्वल टू PB नॉट हो जाएगा जब हम XA को 0 ले लेंगे। है ना। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पक्का। आगे बढ़ते हैं आगे। हाँ, फिर दूसरा क्वेश्चन था, टू लिक्विड्स A and B आर मिक्स्ड सच दैट दे फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस विथ इक्वल वेट्स ऑफ बोथ A and B। मतलब हमने दोनों के इक्वल वेट्स मिक्स किए थे और हम एक आइडियल सोल्यूशन बना रहे थे। हमें क्या गिवन था, PA नॉट PB नॉट MA और MB क्या था, मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ A and B। तो हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, PS निकालना है हमें। तो क्या अगर हमें MA MB दिया है, इक्वल वेट्स दिया है, तो क्या हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। जब मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो हमें 3 ही चीज़ चाहिए होती है वेपर प्रेशर निकालने के लिए, या तो XA XB में से कोई एक, और PA नॉट PB नॉट। तो क्या PA नॉट PB नॉट दिया है, कोई एक मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। फिर ये क्या था, हाँ ये NCERT वाला एग्जांपल था जिसमें हमने क्लोरोफॉर्म और CH3 और CH2Cl2 को मिलाया था, है ना। PA नॉट PB नॉट इनके दिए थे, इनके वेट्स दिए थे, तो क्या NaNB निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनके निकल जाएंगे, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, क्या PS निकल जाएगा। और फिर इनका वेपर फेस कंपोजिशन फाइंड आउट करना था। तो वेपर फेस कंपोजिशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, YA YB से फाइंड आउट करते हैं। YA कैसे निकलता है, YA इज इक्वल टू PA अपॉन PS, YA इज इक्वल टू PA अपॉन PS, YB इज इक्वल टू PB अपॉन PS। तो क्या YA YB निकल जाएगा, सवाल सॉल्व। फिर हमने ये देखा था डायग्राम या कर्व या ग्राफ ऑफ राउल्ट्स लॉ, किसके बीच में, पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। किसके बीच में, पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। ये जो एक्सिस है ये पार्शियल वेपर प्रेशर को दिखा रही है जब XA 1 है और XB 0 है। ये जो लाइन है ये पार्शियल वेपर प्रेशर को दिखा रही है जब XB 1 है और XA 0 है। क्या XA 1 का मतलब होता है प्योर A, बोलिए। XA 1 का क्या मतलब होता है, प्योर A। XA 0 का क्या मतलब होता है, प्योर B। XA 0 का क्या मतलब होता है, प्योर B। ओके, तो ये जो पूरा सोल्यूशन है ये प्योर A से प्योर B के बीच में लाई करेगा। ठीक है, क्या हम इस तरह से PA का कर्व बना सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन कर्व, क्योंकि PB इज इक्वल टू
पी बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी बी इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, अरे पी बी इज इक्वल टू पी बी क्या क्या, हाँ पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स बी एक्स ए, ठीक है। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन कर्व्स आएंगे, ये स्ट्रेट लाइन कर्व्स आएंगे, इनको हम प्लॉट कर सकते हैं आराम से। अच्छा, तो क्या हम फाइनल सोल्यूशन का कर्व प्लॉट कर सकते हैं पी ए पी बी को ज्वाइन करके, आराम से कर सकते हैं। क्या हमें ये पता चला था कि पी एस जो कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो हमेशा पी ए नॉट से पी बी नॉट के बीच में रहेगा, मतलब इन्हीं दो प्योर वेपर प्रेशर्स के बीच में रहेगा, ठीक है। फिर हमने देखा था आइडियल सोल्यूशन किस चिड़िया का नाम है, क्या होता है आइडियल सोल्यूशन, जब हम लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिक्स करें और लिक्विड ए बी बन जाए तो हम तब बोल सकते हैं कि ये आइडियल सोल्यूशन बना है जब ए के फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन, बी बी के फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन और ए बी के फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन सेम इन नेचर एंड सेम इन मैग्नीट्यूड है। नेचर और मैग्नीट्यूड में जब ये फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन सारे सेम हो तब हम बोल सकते हैं कि आइडियल सोल्यूशन फॉर्म हुआ है ना, है ना। फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे वो तो पहली प्रॉपर्टी हो गई और वही डेफिनेशन भी है आइडियल सोल्यूशन की। दूसरी प्रॉपर्टी है कि आइडियल सोल्यूशन मस्ट फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अच्छा, अगर इफ इट फॉलोज राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो क्या फाइनल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, है ना, यही तो राउल्ट्स लॉ होता है, पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। फिर हमने एक चीज़ देखी थी कि आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, यानी कि दो लिक्विड्स जब हम मिक्स करेंगे तो जिस जिस वॉल्यूम में मिक्स करेंगे फाइनल सोल्यूशन का भी वही वॉल्यूम होगा, है ना। फिर हमने देखा था कि डेल्टा एच मिक्सिंग मस्ट ऑल्सो बी इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग का क्या मतलब होता है कि जब हम दो लिक्विड्स को मिक्स करेंगे तो क्या कोई हीट इवॉल्व होगी या फिर लगेगी। मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हम दो लिक्विड्स मिक्स कर रहे हैं तो या तो हीट इवॉल्व हो और या तो हीट हमें देनी पड़े। इवॉल्व हो क्या मतलब है कि सिस्टम से निकले, और अगर हमें देनी पड़े तो हम सिस्टम को दें। तो क्या यहाँ पे दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होनी चाहिए, यानी कि हम ना तो सिस्टम को हीट देंगे और ना ही हमारी हीट इवॉल्व होगी। आइडियल सोल्यूशन की प्रॉपर्टी डेल्टा एस मिक्सिंग ऑफ सिस्टम मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। ये हर केस में वैलिड होगा, जब भी हम दो लिक्विड्स को या जब भी हम किन्हीं चीज़ों को मिक्स करेंगे हमेशा एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम बढ़ेगी। क्या आपको एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम समझ में आई थी? इट इज़ द मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। जितना ज़्यादा सिस्टम रैंडम या डिसऑर्डर्ड होगा उतनी ज़्यादा उसकी एंट्रोपी होगी, है ना। तो डेल्टा एस मिक्सिंग ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, चाहे वो कैसा भी सोल्यूशन हो, आइडियल सोल्यूशन हो, रियल सोल्यूशन हो, कैसा भी सोल्यूशन हो, या कभी भी हम दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं तो डेल्टा एस मिक्सिंग मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, है ना। अच्छा, पर एक और चीज़ होती है डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस सराउंडिंग इज माइनस डेल्टा एच सिस्टम डिवाइड बाई टी। ये ऐसे डिफाइंड होता है, डेल्टा एच सराउंडिंग इज माइनस डेल्टा एच सिस्टम डिवाइड बाई टी। पर क्या अभी हमने देखा था कि माइनस डेल्टा एच सिस्टम या डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो है, मतलब उन दोनों लिक्विड्स को मिक्स करने में डेल्टा एच जो इन्वॉल्व है वो जीरो है, तो फिर ये वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो डेल्टा सराउंडिंग जीरो आ जाएगी। और डेल्टा जी किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए नेगेटिव, ये तो हमें पता ही है ना। यहाँ पे हमने लेक्चर को ख़त्म किया था। आइए हम आज के लेक्चर पे चले। क्या हम आज के लेक्चर पे चले? आइए। अरे वो क्यों नहीं आ रहे? राजवर्धन का कोई दोस्त है यहाँ पे? नहीं, अजीब बात है। चलिए हम लेक्चर 7 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे
सब लोग अपनी नजरें बोर्ड पे गड़ाएं। क्या हमने आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी समझ ली थी? पक्की बात? आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज और छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, ठीक है? वेरिएशन ऑफ वेपर फेज कंपोजिशन, वेरिएशन ऑफ वेपर फेज कंपोजिशन विथ टोटल प्रेशर PS, वेरिएशन ऑफ वेपर फेज कंपोजिशन विथ टोटल प्रेशर PS। वेरिएशन ऑफ वेपर फेज कंपोजिशन विथ टोटल प्रेशर PS। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, क्या हम अगर ऐसा लिखें कि PS इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, PS इज इक्वल टू PB नॉट प्लस XA इंटू PA नॉट माइनस PB नॉट, तो क्या कुछ गलत है? कुछ गलत है? कोई दिक्कत? पक्का ना? और अगर क्या मैं ऐसा लिख दूं कि YA इज इक्वल टू PA अपॉन PS, कुछ गलत? कुछ गलत? YA क्या है? वेपर फेज कंपोजिशन ऑफ A, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज। YA क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, ठीक है? अच्छा अब सुनिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं तो आपको कोई हैरानी नहीं होगी? क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं तो आपको कोई हैरानी नहीं होगी? XA इंटू P नॉट A अपॉन PS, कोई हैरानी? कोई दिक्कत? पेट में दर्द, सर बुखार? अब सुनिए, मैं चाह रहा हूं कि फॉर ईज, मतलब हमें ये बार बार छोटा छोटा s न लिखना पड़े, तो लेट हम इसको PS को P से रिप्लेस कर लेते हैं। PS को P से रिप्लेस करने कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अभी हम PS को थोड़ी देर के लिए P लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाह रहा हूं कि YA और P में कोई रिलेशन आ जाए, अच्छा सा जिसमें PB नॉट PA नॉट इन्वॉल्व हो जाए। मतलब जैसे ऐसा रिलेशन है ना, ऐसा रिलेशन। इस रिलेशन का फायदा क्या था? इस रिलेशन का फायदा ये था कि हम ग्राफ प्लॉट कर पा रहे थे। क्या ये राउल्स लॉ है? PS इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB, ये राउल्स लॉ है। उसका एक टूटा सा वर्जन, मतलब टूटा सा क्या, हमने XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 का यूज करके ये फॉर्म लिख लिया है, ठीक है, उस इक्वेशन का। तो मैं चाह रहा हूं कि क्या चाह रहा हूं कि इसी तरह का कोई इक्वेशन YA YB PA नॉट और PB नॉट में बन जाए, ताकि मैं ग्राफ प्लॉट कर सकूं, जैसा मैं यहां कर पा रहा था राउल्स लॉ में, ठीक है? मैं ये चाह रहा हूं। तो कोशिश की जाए, कोशिश लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आइए हम कोशिश करते हैं। कोशिश है हमारी कि मैं ये करूं PB नॉट प्लस XA वही PA नॉट माइनस PB नॉट। अगर मैं यहां से, अच्छा एक चीज में कर सकता हूं, XA की वैल्यू निकालिए यहां से। सुनिए, क्या YA इज इक्वल टू, अरे यार
क्या वाई ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए अपॉन पी इसको हमने पी मान लिया था। तो अगर मैं एक्स ए की वैल्यू यहां से निकालूं, एक्स ए की वैल्यू निकालूं, तो वो आ जाएगी वाई ए इंटू पी अपॉन पी नॉट ए, वाई ए इंटू पी अपॉन पी नॉट ए। ये एक्स ए की वैल्यू आ गई और मैं उस इक्वेशन में एक्स ए की वैल्यू पुट कर दूं, मैं उस इक्वेशन में एक्स ए की वैल्यू पुट कर देता हूं। देखिएगा इधर आइए पीछे, इस इक्वेशन में मैं एक्स ए की वैल्यू पुट कर रहा हूं। यहां पे केवल एक एक्स ए वाला टर्म है, तो मैं यहाँ पे वो वैल्यू पुट करूँगा और आप देखते जाइएगा बस कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। P इज इक्वल टू, सबसे पहले P नॉट बी था, प्लस एक्स ए की जगह मैं ये पुट कर दूँ वाई ए इंटू पी अपॉन पी नॉट ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ठीक है, ध्यान से अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, P से डिवाइड कर रहा हूं पूरी इक्वेशन को। देखिएगा P से डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन, दोनों साइड P से डिवाइड कर रहा हूं। बेसिक गणित सबको आएगी। जब मैं P से डिवाइड करूंगा तो क्या ये 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू पी बी नॉट अपॉन पी प्लस क्या ये P और जिससे मैं डिवाइड करूंगा वो कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, वाई ए अपॉन पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। ये अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पी बी नॉट से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर रहा हूं। हमें एक रिश्ता फाइंड आउट करना है ताकि हम ग्राफ प्लॉट कर पाए, इसलिए हमारी मजबूरी है। हम एक रिश्ता फाइंड आउट करने की उम्मीद में है जिससे हम ग्राफ प्लॉट कर पाए। तो सुनिए, आपको ये स्टेप्स नहीं याद रखने, आपको बस फाइनल रिजल्ट भी अगर याद हो कोई दिक्कत नहीं है, और वो भी ना याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ग्राफ एक बार आंखों से गुजर जाए आपके सामने तो मेरा मोटिव कंप्लीट हो जाए। सुनिए, पी बी नॉट से मैं पूरी इक्वेशन अब डिवाइड कर दूं तो देखिएगा, बड़े चुपके से देखिएगा वरना नाराज हो जाएगा। पी बी नॉट ये कटा तो देखिएगा मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये बन जाएगा 1 अपॉन पी बी नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस वाई ए अपॉन पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट -1। ठीक है, मैंने पूरी इक्वेशन को पी बी नॉट से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए सुनिए, टेढ़ा आ गया क्या, नाइस, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया जाए। अब इसको मैं घुमाऊं कैसे, अच्छा हाँ इधर से घुमा सकते हैं क्या, नहीं घुमा सकते हैं, नहीं घुमा सकते। ये क्या, इससे क्या होता है, अरे कोई बात नहीं, छोड़ो यार, ये दिखाई दे रहा है ना, बस बहुत बढ़िया। सुनो, दिखाई दे रहा है, बस मेरा इससे काम है। क्या ये इक्वेशन हमारी बन गई। अच्छा, अब अगर मैं इस पी ए नॉट को अंदर में ले जाऊं,
अगर मैं इस पी ए नॉट को अंदर में ले जाऊँ तो क्या फाइनल इक्वेशन हमारी बन के आएगी 1 अपॉन पी बी नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस वाई ए। मैं इसको ब्रैकेट के अंदर ले गया हूँ, इसको ब्रैकेट के अंदर ले गया तो ये पी ए नॉट कटेगा तो बच जाएगा 1 अपॉन पी बी नॉट माइनस 1 अपॉन पी ए नॉट। क्या ये हमारा इक्वेशन बन गया? तो अब अपने नयन चक्षु को खोलें और देखें कि क्या ये बन चुका है 1 अपॉन पी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी बी नॉट माइनस वाई ए 1 बाई पी बी नॉट माइनस 1 अपॉन पी ए नॉट। ये बन चुका है। क्या आपके नयन चक्षु इसमें और राउल्स लॉ वाले इक्वेशन में कुछ सिमिलरिटी देख पा रहे हैं? अरे राउल्स लॉ वाली इक्वेशन क्या बोलती थी भाई साहब कि P इज इक्वल टू पी बी नॉट प्लस एक्स ए इंटू पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। सॉरी, अगर यहां पे पी बी नॉट रहता था तो यहां पे पहले पी ए नॉट आएगा फिर माइनस पी बी नॉट आएगा। इसमें क्या है 1 अपॉन पी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी बी नॉट माइनस वाई ए इंटू, वहां पे प्लस रहता था यहां पे माइनस है। ठीक है, ओ नाइस ऑब्जर्वेशन, गुड अश्विनी गुड। ये तो मेरे भी दिमाग में नहीं है। क्या ये सेम वैसी ही बन गई? बस हर जगह P की जगह 1 बाई पी आ गया, पी बी नॉट की जगह 1 बाई पी बी नॉट आ गया, पी ए की जगह 1 बाई पी ए नॉट आ गया, और वही जैसा मैंने बोला पी बी नॉट की जगह 1 बाई पी बी नॉट आ गया। हर जगह वैसा ही बन गया ये, और यहाँ पे एक्स ए की जगह वाई ए आ गया बस। अब देखिए, अगर आपने 11वीं में, कितने लोग मैथ्स हैं? एक चैप्टर होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिसका नाम है हाइपरबोला। हाइपरबोला देखिए कैसा बनता है, सुनिए। हाइपरबोला बनता है ऐसा, दिस इज हाइपरबोला, और इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, हाइपरबोलिक ग्राफ। इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। क्यों? इसकी इक्वेशन क्या रहती है पता है? x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 के लिए, मान लो x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 के लिए, तो इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो एक तरह से देखिए कि जब दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो ये ग्राफ बन रहा है। जब दोनों रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन द अदर क्वांटिटी। यानी कि जब दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स एंड x इज इक्वल टू 1 बाई वाई, तो ये ग्राफ बनता है। और वहां हमने पीछे क्या देखा अभी कि जब हमने इक्वेशन में थोड़ा फेरबदल किया, राउल्स लॉ में क्या था? P यानी कि फाइनल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी बी नॉट प्लस एक्स ए इंटू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। और यहां जब हमने मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज लाया तो क्या बन गया हमारा इक्वेशन? 1 अपॉन पी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी बी नॉट प्लस वाई ए इंटू 1 अपॉन पी ए नॉट माइनस 1 अपॉन पी बी नॉट। यानी कि हर क्वांटिटी रेसिप्रोकल हो गई, हर क्वांटिटी अपने करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल हो गई सॉल्यूशन फेज से वेपर फेज में आते ही। तो इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा? हाइपरबोलिक बनेगा। कैसा बनेगा? हाइपरबोलिक कर्व, हाइपरबोलिक कर्व। अब आइए इधर, ग्राफ कैसे बनाते हैं इसका देख लेते हैं एक बार, बस एक बार देखना है।
क्या हमें राउल्ट्स लॉ का ग्राफ बनाने आता है? क्या हमें राउल्ट्स लॉ का ग्राफ बनाने आता है? आइए देखते हैं आता है कि नहीं आता है। क्या हम यहां पे बोल सकते हैं कि एक्स ए इज इक्वल टू वन? प्योर है भाई, एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स बी इज इक्वल टू 0। तो अब मुझे बताइए कि अगर x इज इक्वल टू 1 है, एक्स बी इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे प्योर a प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पे y a की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? हाँ बोल बोल बोल। y a की वैल्यू 0, जो तू बोलेगा वही लिखूंगा 0। और y b की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, आपको बताना सही कि गलत है। आप जो बोलेंगे मैं पहले वही लिख दूंगा। y a 1 होना चाहिए, क्यों? बताइए बताइए, y a 1 क्यों होना चाहिए? क्या क्या? y a 0 ही रहेगा और y b 1 रहेगा। रीजन आप जो भी बताएंगे उसका आपको रीजन देना पड़ेगा। रीजन, हाँ भाई सोचिए 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 सोचिए। अरे अच्छा, मेरी एक बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए। एक वो कहावत है ना पुरानी कि जब हम बीज बबूल के पेड़ का लगाएंगे तो आम कहाँ से मिलेगा? है ना, है ना, है ना। तो एक बात समझिए, अगर मान लीजिए मैं एक कंटेनर लूँ, उसको बंद कर दूँ, उसमें मैंने ले रखा था, मान लीजिए उसमें मैंने ले रखा था इथेनॉल, उसमें मैंने इथेनॉल ले रखा था, इथेनॉल लिक्विड ले रखा था। ये बताइए कि क्या मुझे यहाँ पे जो वेपर्स मिलेंगे, जो मुझे यहाँ पे वेपर्स मिलेंगे वो वाटर के मिलेंगे? किस चीज़ के मिलेंगे? इथेनॉल के मिलेंगे। अच्छा, वापस आते हैं। अरे सुनिए तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? शब्दों में बताइए, शब्दों में एक्स इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है शब्दों में? प्योर ए। एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब है शब्दों में प्योर ए। ठीक है, अच्छा वाई ए का क्या मतलब है? वाई ए का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। मतलब ए और बी का सोल्यूशन बनाया गया, और उससे वेपर्स फॉर्म हुए, उस वेपर के मिक्स, तो उसमें ए के भी वेपर होंगे, बी के भी वेपर होंगे, तो उस वेपर के मिक्सचर में ए का कितना मोल फ्रैक्शन होगा? दिस इज वाई ए। यहां पे प्योर ए प्रेजेंट है, प्योर ए यानी केवल ए प्रेजेंट है। वेपर्स किसके फॉर्म होंगे? ए के। वेपर्स केवल ए के फॉर्म होंगे, तो अब आइए बताइए 1। वाई ए इज 1, देन वाई बी 0। भाई जब ए है तो हमें बी के वेपर्स कहाँ से मिलेंगे, या किसी भी और लिक्विड के वेपर्स कहाँ से मिलेंगे? जब सॉल्वेंट हमारा प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है तो हमें केवल ए ही के तो वेपर्स मिलेंगे ना, बी के तो मिलेंगे नहीं। तो वाई बी इज 0। इधर आइए, इधर एक्स ए, एक्स बी, वाई ए, वाई बी। ठीक है,
अब सुनिए, क्या हमें एक एजम्पशन मानना पड़ता था कि किसका पी नॉट ए ज़्यादा है, मतलब पी नॉट ए ज़्यादा है या पी नॉट बी ज़्यादा है? तो हम एजम्पशन यहाँ पे फिर से मान लेंगे कि लेट पी नॉट ए ज़्यादा मानूँ कम मानूँ पी नॉट बी से? क्या मानूँ? जैसा भी मानूँ वो उसी हिसाब से ग्राफ बनेगा। जो आप बोलेंगे वही मान के दिखा देंगे। पी नॉट ए को ज़्यादा मान ले, ज़्यादा मान लेते हैं, तो पी नॉट ए ज़्यादा है, तो पी नॉट ए कहीं मान लीजिए यहाँ पे है, दिस इज पी नॉट ए, तो पी नॉट बी को कहीं यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, अब समझिए, क्या राउल्ट्स लॉ में कर्व ऐसे बनता था सॉल्यूशन का? अभी मैं सॉल्यूशन का कर्व बना रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन लग रही है? लग रही? हाँ लग रही। क्या ये सॉल्यूशन का कर्व होगा? ये सॉल्यूशन का कर्व होगा? सॉल्यूशन का होगा ना? अच्छा ठीक है। अगर ये सॉल्यूशन का कर्व होगा ये वाला, तो मेरा वेपर फेज वाला कर्व कैसा आना चाहिए? मेरा वेपर फेज वाला कर्व या तो ऐसा आना चाहिए, हाइपरबोला आना चाहिए ना, और या तो ऐसा आना चाहिए। भाई दोनों हाइपरबोला है, दोनों अपनी शेप में हाइपरबोला है, या तो ऊपर वाला आएगा या तो नीचे वाला आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अब लॉजिकली समझते हैं कि कौन सा, लेकिन इसमें से एक ही कर्व सही है, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। अब लॉजिकली समझते हैं कि कौन सा कर्व सही है। सुनिए, ज्यादा प्रेशर पे कौन सी स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है? जब हम प्रेशर ज्यादा लगाते हैं तो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है? सॉलिड। भाई ज्यादा प्रेशर पे कौन सी स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है? ज्यादा प्रेशर झेलने की हिम्मत किसमें है? सॉलिड में, क्योंकि उसके पार्टिकल्स पास पास है। उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। यहां पे हम दो ही स्टेट ऑफ मैटर कंपेयर कर रहे हैं, लिक्विड और गैस। देखिएगा, ये मैं बोल रहा हूं कि ये है लिक्विड सोल्यूशन वाली लाइन, ये लिक्विड सोल्यूशन वाली लाइन है। मुझे पता करना है ऊपर वाला वेपर का है या नीचे वाला वेपर का है। तो यहां पे ज्यादा प्रेशर है या यहां पे ज्यादा प्रेशर है? नीचे ज्यादा प्रेशर है। अबे नीचे कम प्रेशर, नीचे कम प्रेशर है। भाई ये प्रेशर वाली लाइन है ना, तो तुम इसमें ऊपर जाओगे तो ज्यादा प्रेशर होगा, नीचे जाओगे तो कम प्रेशर होगा। ये प्रेशर वाली लाइन है ना। पी ए नॉट पी बी नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेशर ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये प्रेशर वाली लाइन है। ऊपर चले जाओ ज्यादा प्रेशर, नीचे चले जाओ कम प्रेशर। कम प्रेशर पे गैस एग्जिस्ट करेगी या ज्यादा प्रेशर पे? कम प्रेशर पे। तो दिस इज वेपर वाली लाइन, दिस इज वेपर वाली लाइन। ठीक है, इस चीज, इतनी सी चीज के लिए इतनी मेहनत की। पहले दिखाया आपको कि हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा और ग्राफ बना के दिखा दिया। क्या ग्राफ आप इसका देख सकते हैं? बना लेंगे, बना लीजिए। यहां से स्टार्ट करिए, रुकिए, जल्दी 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 करिएगा। हाँ यहां से, अरे फैन चला दो, एक मिनट। कहाँ से चलेगा फैन? फैन कहाँ से होता है? ऊपर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अभी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए चला देते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। हाँ इधर ठीक है, ठीक। अब एक सीट पीछे बैठ जा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए भाई लिखिए।
जब स्लाइड चेंज करनी होगी बताइएगा। स्लाइड चेंज करनी होगी तो बताइएगा। कर दूं? स्लाइड चेंज कर दूं? वो लिख रही है अश्विनी, कर दूं? जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी, टाइम ही नहीं है अपने पास। क्या? अरे नहीं भाई, कुछ नहीं, बस दिखा रहा था। होते ना टीचर, पागल होते हैं ना थोड़े। करिए करिए। अभी इसके बाद बहुत सिंपल सिंपल चीज़ पढ़ेंगे अपन, बहुत सिंपल सिंपल। पानी में चीनी घोल दो तो क्या होता है, तो यही सब, बस सब कुछ दिखाई देगा आंखों के सामने। मेरी प्रॉपर आवाज नहीं आ रही यार, फटी फटी आवाज। वैसे ही कौन सी सुरीली थी, अब और ज्यादा फट गई है। करिए करिए करिए। चेंज करूं? चेंज करूं? करिए करिए करिए, आपकी स्पीड अच्छी है। अबू पीछे बैठ जा, हवा लगेगी। अच्छा पिक्चर काट रहे, अभी तो पीछे बैठ जाना, मतलब एक सीट पीछे बैठ जा, हवा लगेगी, ठीक है। करिए भाई करिए। अच्छा हाँ, चेंज करूं? तो अभी आप लोगों को होमवर्क कैसे दिया जाए? आप लोग को वो मिल गया, स्टडी मटेरियल मिल गया? नहीं, होमवर्क कैसे दिया जाए? एनसीईआरटी में कम क्वेश्चन है यार, और वो भी अभी कितना हुआ है कितना नहीं उसमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, मैं आप लोग को क्वेश्चंस बना के देता हूँ। लेट मी डू इट। बस ये है कि आप लोग को करके लाना है होमवर्क। ओके गुड। चेंज करूं? करूं? करूं करूं करूं? हाइपरबोला का बेसिक है ये कि हाइपरबोला कर्व बनता कब है? आज उस्मान भी नहीं आया। आज मैं कुछ बढ़िया स्टार्ट करने वाला था, करूँगा अभी भी। आप लोग आए, आप लोग के लिए करूँगा।
करिए 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 करिए। हा हा हा। चेंज करूं करूं करूं? बनाइए इसको। हो गया? चेंज करूं? चेंज करूं? करूं करूं कर, कर। अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब सुनिए, हम आइडियल सोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बेसिक बेसिक। अब नॉर्मल तौर पे जो सीक्वेंस होता है वो ये होता है कि पहले आपको एक टच करा दिया जाए रियल सोल्यूशन का या नॉन आइडियल। रियल सोल्यूशन यानी कि नॉन आइडियल सोल्यूशन। मैं उस सीक्वेंस में नहीं चलूँगा। मैं आपको पहले क्योंकि जो आपके सिलेबस में है वो है केवल कि रियल सोल्यूशन को ऐसे टच करा दो, टच। मैं उसमें विश्वास नहीं रखता हूँ। और अगर टच ही कराना है तो फिर बाद में करेंगे। भाई अगर उस टॉपिक को बिल्कुल छूना ही है, बिल्कुल बेसिक लेवल का टॉपिक दिया है, मतलब आधे एक पेज का, तो जब उस टॉपिक को छूना ही है तो बाद में छू लेंगे। पहले कंटिन्यू करते हैं। जब आपने आइडियल सोल्यूशन, जब अभी लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारते हैं, आइडियल सोल्यूशन आपने सीख लिया है तो हम पढ़ते हैं एक बहुत ही शानदार चीज़ जिसको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पर इससे भी पहले हम एक चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है, इसका नाम है, कोई नाम नहीं है, वो एक टॉपिक है और उस टॉपिक को आपको समझना है। अभी तक जब हम आइडियल सोल्यूशन बना रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? हम दो लिक्विड्स ए और बी को मिक्स कर रहे थे और एक आइडियल सोल्यूशन बन रहा था। पर अब मैं क्या करूंगा? अब मैं एक सॉलिड सल्यूट मिलाऊंगा एक लिक्विड सॉल्वेंट में। क्या वो लिक्विड सोल्यूशन ही बनेगा? क्या वो लिक्विड सोल्यूशन ही बनेगा? क्या हमने पढ़ा था कि द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन?
फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन। तो क्या अभी भी सॉल्वेंट लिक्विड है? क्या अभी भी सॉल्वेंट लिक्विड है? क्या अभी भी सॉल्वेंट लिक्विड है? अरे सुनिए 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 सुनिए, हमने एक चीज पढ़ी ना कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ, मतलब जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी क्या वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की भी होगी? तो अगर हम लिक्विड सॉल्वेंट लेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी लिक्विड सॉल्यूशन ही होगा, है ना, है ना, है ना। अच्छा ठीक है, यानी कि 3 तरह के लिक्विड सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक तो तब जब सॉलिड सॉल्यूट हो, जब सॉल्यूट क्या हो, सॉलिड स्टेट, यानी कि जैसे चीनी इन पानी। एक तो तब जब लिक्विड सॉल्यूट हो, जैसे दारू इन वाटर। और एक तो तब जब गैसियस सॉल्यूट हो, जैसे ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। इसकी चर्चा हम कर चुके थे पहले ही, इसकी चर्चा अभी हम करके आ रहे हैं। जब दो लिक्विड को मिक्स किया जाता है, इसका पार्शियल प्रेशर उतना है ना। अब हम करेंगे इसकी चर्चा विस्तार में। अच्छा सुनिए, जब हम दो लिक्विड मिला रहे थे, क्या दोनों लिक्विड अपने आप में वॉलेटाइल थी? क्या दोनों लिक्विड वेपर्स बना रही थी? ठीक नहीं आई। हाँ सुनिए, क्या दोनों लिक्विड वॉलेटाइल थी? क्या दोनों लिक्विड वेपर बना रही थी? क्या दोनों लिक्विड का अपना PA नॉट PB नॉट था जिसकी वजह से वेपर बना रही थी, है ना? अच्छा, अब हम यहां पे लेंगे एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट का मतलब है ये वेपर्स नहीं बना सकता। यस, सॉलिड भी वॉलेटाइल होते हैं। कभी नैफ्थलीन बॉल्स देखी है? वॉलेटाइल सॉलिड अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। मतलब नैफ्थलीन बॉल समझते हैं क्या होती है? अरे कपड़ों के बीच में रखते थे। हाँ, ठंड के सीजन में, मान लीजिए ठंड का सीजन गया, आपने कपड़े धोए और फिर आप कपड़ों को स्टोर करते हैं ना लंबे समय के लिए, क्योंकि वो फिर अगले ठंड में निकलेंगे। तो उन कपड़ों में कीड़े वगैरह ना लग जाए, इसलिए उन कपड़ों के साथ कुछ बॉल्स को स्टोर किया जाता है, या तो कपूर को लिया या तो नैफ्थलीन बॉल्स। कपूर भी इज अ वॉलेटाइल सॉलिड। कपूर को जब जलाया जाता है, क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है? नहीं, सीधे जलते हुए देखा कपूर को? तो नहीं देखा, कपूर जलते हुए नहीं देखा। अच्छा, कैसे दिखाया जाए इनको? नेट पे मिल जाएगा, एक मिनट। अच्छा, अभी वाईफाई वो हाँ आ तो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, अभी आगे दिखाते हैं। तो अब देखें, आ गया। बर्निंग कपूर क्या बोलते थे यार? कैम्फर ना? हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कैम्फर। अरे भाई, संस्कार चैनल खुल गया, कब गया का ये? ठीक है। लॉन्चर,
ये क्या हो रहा है? चला गया लग रहा है। हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे वाइट बोर्ड पे ना। कैम्फर बर्निंग देख लेते हैं, आपने देखा नहीं तो आपको देखना चाहिए। ये देख, ये कपूर है, ऐसे वाइट वाइट सॉलिड रहता है। इसको ये क्या किससे बड़ा करते हैं इसको? हाँ उस पे, हाँ उसको सेलेक्ट करिए। एक मिनट। उसी को को हाँ ठीक करिए। हाँ नहीं, ये ठीक कर दिया, अब ठीक कर दिया। नहीं नहीं, ये तो दूसरी चीज़ है। अब बड़ा कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट। तो अरे यार, ये तो पिक्चर खींच गई। अच्छा ये वो चीज़ है, पिक्चर खींच गई। वीडियो को ये रुकिए यूट्यूब पे लाना है। हाँ तो यूट्यूब तो ये है, ये हाँ ठीक है। हाँ, कुछ अब इसको डायरेक्ट वीडियो आ जाएगा। कैंसर आ गया। आ गया? नहीं वो आया था डबल ओ हो गया। ठीक, बस ऊपर ऊपर बस। बस अब आ जाएगा। सर्च ये सर्च, ये पहले वाला है क्या? कैम्फर क्लेंजिंग दिखा रहा तो चाहिए। शीतल, बस। और वहाँ से करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। हाउ टू क्लींज योर होम एनर्जी विद कैम्फर। ज़्यादा फायदे बता रही है ये तो। अच्छा रुकिए, वही वाला सही था। यहाँ से वॉल्यूम कर सकते हैं। वॉल्यूम बढ़ सकते हैं? पूजा में जलाने का क्या फायदा? और यहाँ से करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा ये। हाँ उसी है। हाँ ये वॉल्यूम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वॉल्यूम की ज़्यादा जरूरत नहीं है, देखना है बस। उसमें हमेशा इंक्लूडेड होता है टुवर्ड्स द एंड। ये तो पढ़ाने लग रहे हैं। नहीं पढ़ना है भाई तुमसे कैम्फर। जो भी हमारे ये देख कपूर को जलते हुए। और उसके बाद अबे हटो यार, ये देख, ये देख 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 देख, इसका मैं क्या करूँ? हाँ देख, कपूर को जलाया है तो ये किसी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। एक बार इसको जला दिया है तो ये सीधे वेपर में जा रहा है, सीधे वेपर में जा रहा है। इसी तरह नेफ्थलीन बॉल्स रहती हैं। जब नेफ्थलीन बॉल्स को आप कपड़ों में स्टोर करते हैं ना, कपड़ों के बीच में रखते हैं ठंड के मौसम में, ठंड का मौसम खत्म हुआ, कपड़े धोए, कपड़ों के बीच में नेफ्थलीन बॉल स्टोर की। उसके बाद होता क्या है, आप अगले ठंड के सीज़न में आपने जहाँ भी आपने कपड़ा स्टोर किया था वो खोला, आपको दिखाई देगा नेफ्थलीन बॉल्स गायब, ऑलमोस्ट गायब, है भी तो बहुत छोटे छोटे साइज में। क्यों? क्योंकि वो समय के साथ जैसे जैसे उन पे प्रेशर पड़ता है, जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है, वो वेपराइज हो जाती है। क्या हो जाती है? वेपराइज। इस तरह कपूर भी, ठीक है। इतनी सी चीज़ देखने के लिए इतनी मेहनत की और इतना ज्ञान। अभी 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 हम लोग देख लेंगे कपूर पे हम लोग को बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, पर हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हटाइए। अब मैं इसको हटाऊँ कैसे? हाँ हटाओ यार, वापस आ। ओ मेरा वाइट बोर्ड कहाँ गया? क्या सबमिट किया क्या जो भी लिखा था? ओ माय गॉश, सब मिट चुका है, सब मिट चुका भाइयों। हम लूट गए, बर्बाद हो गए। कोई बात नहीं, आप लोग कॉपी में तो लिखा है ना। चलिए 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 चलिए, आइए इधर देखिए। तो हम लोग देख रहे थे कि जब हम किसी
सॉल्वेंट में, जब हम किसी लिक्विड सॉल्वेंट में किसी सॉलिड सॉल्यूट को मिक्स करेंगे तो वो दो तरह का हो सकता है, या तो वॉलेटाइल या तो नॉन वॉलेटाइल। अगर वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट हुआ तो वो भी अपने वेपर्स फॉर्म कर सकता है, उस पर जैसे प्रेशर पड़ेगा वो भी अपने वेपर्स फॉर्म कर सकता है अगर वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट हुआ तो। पर हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट की क्या खासियत होगी? ये किसी भी सॉल्वेंट में मिलने के बाद वेपर्स फॉर्म नहीं कर सकता, ये किसी भी सॉल्वेंट में मिलने के बाद वेपर्स फॉर्म नहीं कर सकता। यानी कि अगर मैं बोलूं तो इसका पी नॉट 0 हो जाएगा। जो भी वेपर्स फॉर्म नहीं कर सकता उसका वेपर प्रेशर ही नहीं, उसका पी नॉट 0, उसका पी नॉट 0। अच्छा, जब मैं दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहा था तो आइडियल सॉल्यूशन बन रहा था। जब मैं दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहा था आइडियल सॉल्यूशन बन रहा था। उसी आइडियल सॉल्यूशन पे मैं राउल्स लॉ और वो सब फलाना ढिमका सारी चीजें लगा रहा था। यहां भी कंडीशन होगी कि जब मैं एक लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट ऐड करूंगा तो आइडियल सॉल्यूशन बनना चाहिए, तब तो मैं सब कुछ लगा पाऊंगा। और आपके क्वेश्चन में वो दिया रहेगा कि एन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन एन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू फलाना ढिमका, वो सब दिया रहेगा। आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही आपको सब लगाना है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिए। मैं एक सॉल्वेंट लूंगा, यह है मेरा सॉल्वेंट। क्या इसका कोई पी ए नॉट रहेगा? पी नॉट, इसका कुछ तो पी नॉट रहेगा ना। ए भी क्या मानूं मैं? इसका पी नॉट मान ले रहा हूं। प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर इसका पी नॉट मान लूं। अच्छा, अब इस सॉल्वेंट में मैंने कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। इन दोनों का जो सॉल्यूशन बना वो आइडियल सॉल्यूशन बना। कैसा सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, अब इस सॉल्यूशन में क्या क्या हुआ वो हमें स्टडी करना है। ठीक है, इस सॉल्यूशन में क्या क्या हुआ वो हमें स्टडी करना है। इस सॉल्यूशन में 4 चीजें हमें पढ़नी है। हम क्या पढ़ेंगे? पहली चीज RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें हम देखेंगे एक ओवरव्यू ले लीजिए, जिसमें हम देखेंगे कि अगर इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 था, तो हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जैसे ही और उसको मिलाया तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। हमने जैसे ही एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। कम कैसे हुआ, क्या हुआ, कितना हुआ, फलाना हुआ, ठिकाना हुआ, हम सब देखेंगे। पर अभी के लिए ये समझ लीजिए कि जैसे ही हम एक सॉल्वेंट में, एक लिक्विड सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, और यही रूट कॉज है सारी प्रॉपर्टीज की। यही एक रूट कॉज है सारी की सारी प्रॉपर्टीज की, कि जब हम एक लिक्विड सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाएगा। पहले कितना था? P0, अब उससे कम हो जाएगा। अब जो हो जाएगा उसको हम PS बोल देंगे। ठीक है, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि अगर पहले ये सॉल्वेंट 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता था तो इस पे एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देने पे ये 100 से ज़्यादा पे बॉयल करेगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 3, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि पहले अगर ये सॉल्वेंट 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता था, तो अब ये माइनस कुछ पे फ्रीज होगा।
मतलब 0 से कम पे फ्रीज होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। आपके घरों में जो आरओ काम करता है वो कैसे काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ का मतलब ही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो उसके लिए हम पहले सीखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, फिर हम देखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, और फिर हम देखेंगे कि हमारे घरों में हमारा आरओ कैसे काम करता है, ठीक है। इन सारी प्रॉपर्टीज का रूट कॉज क्या है? इन सारी प्रॉपर्टीज का रूट कॉज है कि जब हम एक प्योर लिक्विड सॉल्वेंट जिसका वेपर प्रेशर P0 था, उसमें हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया है, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब पहले आइए और देखिए, जो मैं आपको डायग्राम के थ्रू अपने हाथ से बना के नहीं दिखा सकता, वो मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा दूं कि एक डायग्राम का मुझे हेल्प लेना है बस। हो जा भाई, हो जा, आगे जाओ, और आगे जाओ, यहाँ नहीं, ये देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से ताड़िए। क्या यहां पे केवल प्योर सॉल्वेंट है? क्या यहां पे केवल प्योर सॉल्वेंट है? देखिएगा, क्या यहां पे केवल प्योर सॉल्वेंट है? इसको क्लोज कंटेनर में रखा गया है, तो क्या जो वेपर्स भी फॉर्म होंगी वो केवल, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहां पे दूसरे केस में एक सॉल्वेंट लिया है और उसमें सॉल्यूट भी ऐड कर दिया है। क्या यहां पे जो वेपर्स फॉर्म होंगी वो सॉल्यूट की भी होंगी? क्यों? नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि सॉल्यूट जो हमारा एडेड है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वो वेपर्स फॉर्म नहीं करता। पर फिर दोनों डायग्राम में फिर अंतर क्या है? इसमें वेपर कम है, इसमें वेपर ज्यादा है, क्यों? रीजन सोचिए। क्या? बढ़िया, आप लोग करीब आ रहे हैं, पर एग्जैक्ट रीजन नहीं है। माने सॉल्वेंट इम्प्योर हो गया, फिर फर्क क्या पड़ा? आखिर वेपर तो सॉल्वेंट को ही बनाना था ना, तो दिक्कत क्या हुई? मैं इकरा कुछ बोलिए कि सॉल्यूट की वजह से वेपर कम हुआ। हमें दिख तो यही रहा है ना कि जब प्योर सॉल्वेंट था तो वेपर ज्यादा बन रहे थे, हमने सॉल्यूट ऐड किया, गुड, वेरी गुड। अरे नहीं भाई, तो क्या बोला था तू? तूने ऐसा बोला? सॉरी, सुन, बात यह है कि सॉल्वेंट के सरफेस पे देखिए, जब प्योर सॉल्वेंट था, क्या सारे मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के हैं? और सरफेस वाली मॉलिक्यूल्स ही वेपर बनाती हैं, सरफेस वाली मॉलिक्यूल्स ही वेपर बनाती हैं, क्योंकि उनके पास F net नॉट इक्वल टू 0 होता है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगते हैं सरफेस वाले मॉलिक्यूल पे, तो वही वेपर बना रही होती है। यहाँ पे सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट के हैं। इधर देखिए, क्या यहाँ पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी अपना पंजा मारने आ गए हैं घुसड़ के? अब अगर सॉल्यूट वाले मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे आ गए हैं, तो क्या सॉल्वेंट वाले मॉलिक्यूल्स के चांसेस कम हो गए हैं, उनके वेपर बनाने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई है? क्यों? क्योंकि भाई ये जितने ज़्यादा नंबर में रहेंगे उतने ही ज़्यादा वेपर बनाएंगे, पर अब तो सॉल्वेंट वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर कम हो गया ना सरफेस पे। नाउ एट द सरफेस द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। पहले कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब कितने हैं? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस डिक्रीजेस, hence the amount of vapors form decreases। क्योंकि अब सॉल्यूट पार्टिकल भी आ गया, और सॉल्यूट पार्टिकल को तो वेपर बनाना नहीं है क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, उसको वेपर बनाना नहीं है, और जिसको बनाना है उसको ऊपर आने नहीं देना है क्योंकि सरफेस छेक के रखनी है, उसको सरफेस ऑक्यूपाई करके रखनी है। तो हुआ क्या, वेपर बन नहीं पा रहे हैं। जितना ज्यादा वेपर बनते हैं उतना ज्यादा तो वेपर प्रेशर रहता है, जितने ज्यादा वेपर बनते हैं उतना ज्यादा वेपर प्रेशर रहता है। तो क्या यहाँ पे वेपर्स कम बन रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। अगर यहाँ पे वेपर प्रेशर P0 था प्योर सॉल्वेंट के केस में, तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, और कुछ मैं PS मान लूँ, मान लेता हूँ कि PS हो जाएगा, PS मान लेता हूँ। वापस चलते हैं, वापस। ये फिर से नहीं आ गया क्या? चल सॉरी। हाँ इधर देखिए, इधर देखिए, इधर सुनिएगा। क्या मैं जानता हूं कि राउल्ट्स लॉ कहता है PS इज इक्वल टू PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB। क्या राउल्ट्स लॉ ही कहता है? राउल्ट्स लॉ ही कहता है। पर क्या हमने सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है? और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का P0 क्या होता है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का P0 0 होता है क्योंकि वेपर प्रेशर वो। तो मैं किसको सॉल्यूट मान लूं? किसी को भी मान लेता हूं। मान लो इसको सॉल्यूट मान लिया, तो क्या इसको 0 मान लूं? तो ये टर्म निपट गया। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये टर्म निपट गया 0। तो क्या मैं मान लूं PS इज इक्वल टू PB0 इंटू XB। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से पढ़िए। दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, एंड दिस इज मोल फ्रैक्शन of solvent in solution, mole fraction of solvent in solution, mole fraction of solvent in solution। अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा क्या प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर एक ही है PB0, तो मैं इसको PA0 PB0 क्यों मानूं? मैं इसको P0 मान लूं, मैं P0 मान लूं, इसको मान लूं ना। जैसे जब दो प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर रहते हैं, सॉल्यूट का भी PA0 और सॉल्वेंट का भी PB0, तो मैं अलग अलग मानता हूं। अब यहाँ पे एक ही है तो मैं इसको P0 मान ले रहा हूं सीधे। P0 नाम ही तो लिख रहा है अंतर, तो इसको मैं मान ले रहा हूं PB0 इज इक्वल टू P0, बस P0 इतना मान रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखिए मेरा इक्वेशन क्या बन गया, PS इज इक्वल टू P0 इंटू XB। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, P0 इंटू 1 माइनस XA। व्हाट इज XA? What is XA? What is XA? जो सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसका मोल फ्रैक्शन है XA। भाई सॉल्यूशन में जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन बना है उसमें कितनी चीजें हैं? 2 चीजें। कितनी चीजें? कौन कौन सी? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा, यानी कि XA प्लस XB 1 होगा। XB किसका मोल फ्रैक्शन है? सॉल्वेंट का। XA किसका मोल फ्रैक्शन है? सॉल्यूट का। तो क्या अगर यहां पे P0 इंटू XB लिखा है, PS, ये PS इज इक्वल टू P0 इंटू XB कैसे आया, वो समझ में आया? एक बार देख लीजिए, समझ में आया है? मैंने राउल्ट्स लॉ लिखा है जो अभी तक हम लिखते आ रहे थे। मैंने क्या लिखा है?
राउट्स लॉ जो अभी तक हम लिखते आ रहे थे, पी नॉट पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। पर अब हमें पता है कि हमारा जो दूसरा वाला कंपोनेंट है सल्यूट, वो नॉन वोलेटाइल है, वो वेपर्स फॉर्म नहीं कर सकता, तो उसका पी नॉट हम जीरो कर देंगे। उसका पी नॉट जीरो कर देंगे तो वो वाला टर्म ही निपट जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा वो टर्म। अगर वो टर्म निपट गया तो हमारे पास बस एक टर्म बचा ना दोनों में से कोई। तो फाइनल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। फिर से बोलिए, पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या मैं इस पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को पी नॉट इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। मैं फिर से इसको लिख रहा हूं, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। अब देखिए, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ठीक है, ठीक है। क्या मैं इसको क्या मैं मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट खोला, मल्टीप्लाई कर दिया, पी नॉट इंटू 1 पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू एक्स ए। ठीक है, मेरा टारगेट है कि मैं एक्स से निकालूं। कैसे निकालूंगा, इसको इधर ले जाता हूं और इस पी एस को उधर कर देता हूं, तो एक्स इज इक्वल टू सॉरी पी नॉट इंटू एक्स इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। सब लोग हामी भरे हैं, किसी को कोई दिक्कत? पी नॉट इंटू एक्स इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। एक्स ए इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अब मेरे साथ आप लोग 3 बार कम से कम बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ठीक है, इसी मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब कैसे आ रहा है वो देखिए, मैथमेटिकली कैसे डेराइव हो रहा है वो आपको समझ में आया? मैथमेटिकली कैसे डेराइव हो रहा है? यार इन्वर्टर तो बन गया था ना, अबे इन्वर्टर तो बन गया था यार सर, कल ही तो मेरे को बता रहे थे। अच्छा पीछे वाली जलती है क्या? कहाँ? उधर से जलती है। देखिए 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 कहाँ से जलती है, एक मिनट, एक मिनट। इस पर स्विच बोर्ड क्या रिफ्लेक्शन? ओ ये तो रिफ्लेक्शन आ रहा है ज़्यादा, मतलब हम केवल बीच में लिख सकते हैं क्या ऐसा? कोई फायदा नहीं, ठीक है ये ठीक है। सुनिए ध्यान सुनिएगा, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं कि क्या आपको मैथमेटिकली समझ में आया हमने क्या किया है? हमने एक आइडियल सॉल्यूशन से शुरुआत की थी, 2 लिक्विड वाले आइडियल सॉल्यूशन से राउट्स लॉ लगाया, पी एस इक्वल टू पी ए नॉट एक्स पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। फिर हमने समझा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हो रहा है। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। हाँ बंद कर दिया। फिर हमने समझा था कि क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हो रहा है
इसलिए एक पी नॉट जीरो कर देंगे, एक पी नॉट जीरो कर दें तो हमारा एक ही पी नॉट वाला टर्म बचा। तो बचा क्या, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वाला टर्म बचा। अब क्या हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को 1 माइनस मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट लिख सकते हैं? तो हमने वही किया, हमने उसको लिख दिया 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और हमने वहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू निकाल दी। और मैं आपको बता रहा हूं कि वही होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि जब आपको किसी क्वेश्चन में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने को बोल दे तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जब आपको किसी क्वेश्चन में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने को बोल दे तो आपको क्या कैलकुलेट करके आना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब आइए इसका फिजिकल मीनिंग देखते हैं, मतलब ये क्या है, क्या है। सुनिए, ये मेरा प्योर लिक्विड था, ये मेरा प्योर लिक्विड था, प्योर सॉल्वेंट। क्या इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट था? क्या इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट था? फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसके साथ ज्यादती की और इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। क्या ऐड किया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने के बाद मान लीजिए मैंने उसका W ग्राम ऐड किया। कितना ग्राम? W ग्राम। उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड होने के बाद इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा या कम? ज्यादा या कम? अभी तो समझाया था, कम होगा ना। अरे सुनिए, फिर से सुनिए। जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम होता है। याद रख लीजिए, क्योंकि इसी पे बेस्ड आपको आगे का पूरा चैप्टर पढ़ना है। जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में, लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि सरफेस वाले मॉलिक्यूल उसकी जगह छेक लेते हैं और फिर उसको वेपर बनने नहीं देते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है ना। तो मैंने यहां पे इनिशियली क्या लिया, प्योर सॉल्वेंट लिया, उसका वेपर प्रेशर पी नॉट, उसमें क्या ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट W ग्राम। तो क्या इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा? क्या इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा? हो जाएगा। और मैं उस वेपर प्रेशर को PS मान लूं, फाइनली PS मान लूं, जो फाइनल वेपर प्रेशर बनेगा इस सॉल्यूशन का, PS। अब देखिए, वेपर प्रेशर इनिशियली कितना था, P नॉट, फाइनली कितना हो गया, PS। कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, P नॉट माइनस PS। दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। भाई इनिशियली इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P नॉट था, फाइनली जब हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है तो कितना बना है, PS बना। तो इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना कम हुआ है, P नॉट माइनस PS। इसको क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग क्या चीज है भाई? रिलेटिव लोअरिंग क्या चीज है? जब आपको परसेंटेज चेंज निकालना होता है किसी चीज में, परसेंटेज चेंज, तो आप क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज। बताइए, सोच के बताइए। बताइए भाई, परसेंटेज चेंज निकालना है आप किसी भी। अरे ठीक है, चलो छोड़ो, परसेंटेज चेंज छोड़ो। जब हम कभी अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, वो लोग हमें बहुत टाइम बाद देख रहे हैं, क्या रिएक्शन होता है, कितना बड़ा हो गया रे तू,
नॉर्मल रिएक्शन कितना बड़ा हो गया ऋतु, उनका कंपैरिजन पॉइंट कहाँ है? उनका कंपैरिजन पॉइंट है जब आज से 4-5 साल पहले उन्होंने हमें देखा था। हमेशा किसी भी चीज़ में जब हम चेंज निकालते हैं, हमेशा किसी भी चीज़ में जब हम चेंज निकालते हैं तो हमारा कंपैरिजन पॉइंट कहाँ होता है? इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट। अच्छा अब देखिए यहां पे जब हम लोअरिंग निकालना है, जैसा आपने बोला फाइनल माइनस इनिशियल, यहां हम उल्टा कर रहे हैं, यहां हम इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हैं क्योंकि हमें लोअरिंग निकालनी है। लोअरिंग कितना कम हुआ, कोई चीज जब आगे प्रोग्रेस कर जाती है तब हम उसका फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं, पर यहां हम लोअरिंग निकाल रहे हैं, कितना कम हुआ तो हम इनिशियल माइनस फाइनल निकालेंगे। अच्छा ठीक है, एक और पॉइंट कि जब हमें किसी चीज में चेंज ऑब्जर्व करना होता है तो हम कौन सा पॉइंट लेते हैं? इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट लेते हैं? इनिशियल पॉइंट। तो यहां पे जो प्रॉपर्टी का नाम है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि हमें ये चेंज मिल गया है, अब हमें इस चेंज को ऑब्जर्व करना है किस पॉइंट के बेसिस पे? इनिशियल पॉइंट के बेसिस पे। तो हम इसे इनिशियल पॉइंट से डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम इसे इस चेंज को मेजर करने के लिए इनिशियल पॉइंट से डिवाइड करते हैं, और वो इनिशियल पॉइंट कौन है? पी नॉट। मतलब कुछ हुआ ऐसा होगा कि जैसे मैं पहुंचा इस सॉल्वेंट के पास, इस सॉल्वेंट का प्रेशर, वेपर प्रेशर पहले पी नॉट था, मैंने बोला बहुत बहुत शानदार, फिर मैंने ही इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया और फिर इसको चिढ़ाते हुए बोला है पीएस मुबारक हो। पर फिर मेरे को याद आया एक ज़माना जब इसका वेपर प्रेशर पी नॉट हुआ करता था और मेरे को हुआ पश्चाताप, मेरे को हुआ पश्चाताप, क्यों ऐड किया मैंने, क्यों, वाई आई डिड दिस, क्यों ऐड किया? उस टाइम पे मैंने निकाला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उस टाइम पे मैंने निकाला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और वो कितना आया? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। क्या कैसे आया है वो आपको समझ में आया? पहले मैथमेटिकली सोचिए कैसे आया है। हमने क्या किया था? राउल्ट लॉ से स्टार्ट किया और पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी लिया, एक टर्म जीरो हो गया, क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था। तो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बना, और फिर वहां से मैनिपुलेट करके हमने फाइनल एक एक्सप्रेशन निकाला जो था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये हमने निकाला इतना। अब हमें इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना था, तो हमने क्या किया? एक सॉल्वेंट लिया, उसका इनिशियल वेपर प्रेशर पी नॉट था, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो फाइनली उसका वेपर प्रेशर पी एस बन गया। तो कितना कम हुआ उसका वेपर प्रेशर, कितना कम हुआ, उसको क्या बोलेंगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, विच इज पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस। और रिलेटिव लोअरिंग जब हमें किसी रिलेशन में हमें मेजर करना हो तो हम किस रिलेशन में मेजर करेंगे? इनिशियल वाले के, इनिशियल से डिवाइड करके मेजर करेंगे, इसीलिए हम पी नॉट से डिवाइड करते हैं। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये कोइंसिडेंटली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल आता है। इसलिए जब आपको कोई बोले कि आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताना है, तो आप क्या निकाल के आएंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात। एक और चीज इससे रिलेटेड देखें, एक और चीज, कितनी चीज? एक और चीज, हा
पीछे चलते हैं एक बार, यहां पे देखिए, क्या मैं लिख सकता हूं इसको, क्या मैं इसको लिख सकता हूं Na अपॉन Na प्लस NB लिख सकता हूं ना। यह है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इज A, सॉल्वेंट इज B, तो XA को मैं लिख सकता हूं Na अपॉन Na प्लस NB। भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो X इज Na अपॉन Na प्लस NB, हाँ कि ना, है ना। इट इज इक्वल टू P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। क्या मैं इस इक्वेशन में कुछ फेरबदल कर दूं तो मजा आ जाए मुझे। अभी देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, देखिए, हा कट, आजा आजा आजा, इसको पहले मिटा दे। What the hell this happened? हाँ इधर देखिए, इधर, अरे यार, यस, ये टेढ़ा क्यों आ रहा है, मैं क्या करूं, घुमा लूं, कैसे घुमाऊं, अच्छा ओ, दिस इज नाइस, दिस इज रियल फन। हाँ ये देखो, क्या हम उस एक्सप्रेशन से, यानी कि P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से ये लिख सकते हैं। अब देखिए मैं इसमें क्या छेड़खानी कर रहा हूं, छेड़खानी थोड़ी सी करूंगा, थोड़ी सी। क्या मैं दोनों साइड 1 माइनस कर दूं, दोनों साइड कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे वो मेरा मन ऐसे ही कुछ नया एक्सप्रेशन निकालने की खोज में मैं दोनों साइड 1 माइनस कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैथमेटिकली तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, सॉल्व करने आ जाएगा ये। देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, कॉमन डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो क्या मैं इस 1 को लिख दूं, देखिएगा, मैं इस 1 को लिख दूं, यहाँ पे 1 था, तो मैं इस 1 को लिख रहा हूं, नहीं मैं इस 1 को 1 लिखूंगा, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं Na प्लस NB अपॉन Na प्लस NB, क्या ये 1 है, माइनस Na अपॉन Na प्लस NB। कोई समस्या अभी तक? क्या मैं इस 1 को लिख दूं P नॉट अपॉन P नॉट माइनस P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, कोई समस्या अभी तक? क्या डिनोमिनेटर कॉमन है इस साइड, क्या है डिनोमिनेटर, Na प्लस, और ऊपर क्या बन रहा है, Na प्लस NB माइनस Na, क्या ये कटा, क्या बचा, इज इक्वल टू, क्या डिनोमिनेटर नीचे कॉमन है, P नॉट, क्या P नॉट और P नॉट कट गया, तो क्या बचा, PS बचा, ठीक है। अच्छा अब देखिए कि मैं इस इक्वेशन को घुमा दूं, पलट दूं, रेसिप्रोकेट कर दूं, क्या आ जाएगा, Na प्लस NB अपॉन NB इज इक्वल टू P नॉट अपॉन PS, घुमा दूं तो
पक्का यही आ जाएगा, यही NB से डिवाइड कर दूं मैं, NB से डिवीजन में ही है ना, तो मैं इस साइड को लिख दूं Na अपॉन NB प्लस NB अपॉन NB, तो Na अपॉन NB प्लस 1, Na अपॉन NB प्लस 1 इज इक्वल टू P नॉट अपॉन PS। Na अपॉन NB प्लस 1 इज इक्वल टू P नॉट अपॉन PS। क्या मैं इस 1 को इधर ले जा सकता हूं? P नॉट अपॉन PS माइनस 1, जो कि हो जाएगा P नॉट माइनस PS अपॉन PS। हा 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 हा, सॉरी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता था? P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। ये क्या है? P नॉट माइनस PS अपॉन PS, दोनों अलग अलग चीजें हैं। सो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट विच इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is mole fraction of solute, is mole fraction of solute, and P naught minus PS upon PS is equal to moles of solute divided by moles of solvent. B is solvent, not solution. B is solvent, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ज्यादातर क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व होंगे, ज्यादातर। ये तो बस नाम की चीज है कि आपको कोई RLVP अगर सीधे सीधे कैलकुलेट करने को बोल दे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, RLVP आप निकाल के दिखा देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पर ज्यादातर क्वेश्चन आपके इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। तो 2 फॉर्मूले हैं, प्लीज याद है, प्लीज 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 लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, स्लाइड इधर कर रहा हूं, लिख लीजिए। क्या आपको RLVP समझ में आया है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सब बेस कॉज क्या है कि जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट ले रहे थे, उसका वेपर प्रेशर P नॉट बन रहा था, पर जब हम उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और PS उसको लिखते हैं। ठीक है, फिर PS को कैसे कैसे लिखते हैं वही चीज है बस। तो इधर कर दे रहा हूं, इधर से स्टार्ट करिए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कर लीजिए, हो गया अबू, करिए करिए करिए। जब स्लाइड चेंज करना हो बताइएगा। करिए भाई करिए।
हो गया? स्लाइड चेंज करूं? अरे भगवान ने ये दिया है, बोलिए। करिए भाई करिए, जल्दी जल्दी करिए। चेंज करें? करिए करिए करिए। जल्दी जल्दी करिए, कर लीजिए। करिए चेंज। ये इतना सब करने की तो जरूरत नहीं थी, पर मतलब दिमाग से बस थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके और वो एक्सप्रेशंस आए हैं, है ना? 1 - 1 प्लस करके इधर उधर पलट पलट के। तो बस आपको फाइनल 2 फॉर्मूले याद रहे, वही बहुत है। कौन कौन से? P0 माइनस पी एस अपॉन P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। वो बोल बोल के याद होने चाहिए टर्म्स एकदम। P0 माइनस पी एस अपॉन P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। और दूसरा P0 माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू Na अपॉन Nb विच इज मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सवाल करें सवाल करें सवाल करें सवाल करें, सवाल करते हैं सवाल। Let's quickly do a question. हाँ, you have a question in your NCERT. 1.6 खोल लीजिए, 1.6 नई वाली NCERT जिसके पास है 1.6 खोल ले। 1.6 पलटिए पलटिए और पलटिए 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 और पलटिए पलटिए। मैं आगे की चीज़ पढ़ा रहा हूँ। हाँ ये रहा 1.6। हो गया? ये आगे की स्लाइड, ये अभी पीछे कंप्लीट हो गया था, पीछे कंप्लीट हुआ था ना? अश्विनी एक बार जतिन से पूछ लीजिएगा उसको सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है? क्योंकि वो क्लास में बहुत चुप चुप रहता है, बताता नहीं जल्दी। मतलब मैं पूछता हूँ तो बोल देता है कि हाँ से समझ में आ रहा है, पर वो जल्दी आंसर करता नहीं है। तो एक बार उससे पूछ लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा कि उसको समझ में आ रहा है कि नहीं सब कुछ। इसका भाई 11th में पढ़ता है। करिए 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 जल्दी जल्दी। और जिसका हो गया हो वो एग्जाम्पल नंबर 1.6 या 2.6 ट्राई करें। 1.6 जिसके पास नई NCERT हो, 2.6 जिसके पास पुरानी NCERT हो। ठीक है, जिसके पास NCERT ना हो मैं उसके लिए एग्जाम्पल खोल देता हूँ। आइए इधर आइए इधर आइए। ये लीजिए
सवाल इधर है सवाल। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, अरे बहुत बढ़िया एक शब्द बोला है इसने, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, अभी इस पर चर्चा करेंगे बाद में। weighing 0.5 gram when added to 39 gram of benzene, molar mass this, vapor pressure solution then is okay okay करिए भाई करिए 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 करिए। आजा आजा करिए 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 करिए। प्लीज करिए। अबू ट्राई हो गया क्या? बढ़िया, बहुत सही, बहुत ही बढ़िया। जिसका हो जाए बहुत बढ़िया, गुड, जल्दी जल्दी करिए। करिए भाई साहब, करिए करिए करिए। करिए करिए करिए। कल आपको पहला होमवर्क मिलेगा मेरी तरफ से, जब आप लोग ठीक ठाक कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके होंगे तब। क्या मैं आपकी मदद करूं? आइए मैं आपकी मदद करता हूं। आइए इधर देखिए,
सभी लोग इधर देखें, सभी लोग इधर देखें। सुनिए क्या अच्छा मेरे को लगा है, हाँ सुनिए, बोला द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.85 बार। देखिएगा ये प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर बता रहे हैं 0.85 बार, यानी कि पी नॉट की वैल्यू बता रहे हैं 0.85 बार। अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम, यानी कि कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं जिसका वेट है 0.5 ग्राम, और बेंजीन का मास दे रखा है कि कितने मास बेंजीन में ऐड किया, 39 ग्राम बेंजीन में, और उसका मोलर मास वगैरह सब दे रखा है। तो बोला कि द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन देन इज 0.845 बार, यानी कि जब हमने वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो पहले 0.85 बार था प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर, अब क्या हो गया है 0.845 बार। क्या कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? कम हुआ है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, उन्होंने ये पूछा है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। क्या पूछा है? व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। आइए देखें, आइए हम देखें कि मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस क्या है। सुनिए 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 सुनिए, इधर इधर इधर, क्या पी नॉट की वैल्यू है 0.85 बार और पीएस की वैल्यू है 0.845 बार। क्या पी नॉट की वैल्यू है 0.85 बार, क्या पीएस की वैल्यू है 0.845 बार। हमें निकालना है सॉलिड सब्सटेंस का मोलर मास। तो क्या मैं लिख सकता हूं, अगर मान लो W ग्राम सॉलिड सब्सटेंस ऐड किया गया, वैसे यहां पे W दिया है 0.5, तो मोल्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूट एडेड इज 0.5 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। अरे 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 इधर देखिए, मोल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंस एडेड, मोल्स किसी भी चीज का कैसे फाइंड आउट करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सुनिए, गिवन मास अपॉन, तो सॉलिड सब्सटेंस के लिए क्या हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई, मान लो हम उसका मोलर मास x मान लें, x मान लें मोलर मास हमें फाइंड आउट करना है। तो सुनिएगा सुनिएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सॉल्वेंट यहां पे क्या है, प्योर बेंजीन। सॉल्वेंट यहां पे क्या है, प्योर बेंजीन। गिवन मास कितना है बेंजीन का, उन्होंने दे रखा है 39 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया गया है 0.5 ग्राम सॉल्वेंट। तो गिवन मास कितना है 39 ग्राम, और मोलर मास बेंजीन का उन्होंने दे रखा है 78। क्या मैं यहां से मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकता हूं 39 by 78, दिस इज 1/2 0.5, दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 0.5 आया। अब सुनिए, क्या मैं लिख सकता हूं Na अपॉन Nb इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। पी नॉट 0.85 माइनस पी एस 0.845 अपॉन 0.845 कितना है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताएं, बताइए। दिस इज -50 कौन से 0.85 माइनस 0.845, दिस इज 0.005 है। .005 अपॉन पॉइंट, हा बताइए कितना हुआ, कितना आया ये 0.005 डिवाइड बाई 0.845, बताइए। क्या माइनस, अरे माइनस कहां से आ रहा है, अबे पहले डिवाइड हो जाएगा ना बोर्ड मास, ब्रैकेट लगा, पहले तुझे ऊपर वाला ऑपरेशन करना है और फिर डिवीजन वाला करना है, ठीक है, समझ रहे? पहले ऊपर वाला ऑपरेशन करो
और फिर डिवीजन करो। तो पहले करिए 0.85 माइनस 0.845। देखिए देखिए देखिए, मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे करना है, कैसे करना है। देखिए इधर देखिए, पहले ऊपर वाला ऑपरेशन करेंगे, पहले पी नॉट माइनस पी एस करेंगे। 0.85 माइनस 0.845 कितना आया? 0.005। फिर डिवाइड करेंगे उसको 0.845 से, क्या आ जाएगा? 0.005917। तो क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 0.006 मान लूं? ठीक है। अब 0.006 इज इक्वल टू Na अपॉन Nb। Na अपॉन Nb इज 0.006, हाँ कि ना? क्या हमें Na की वैल्यू पता है? Na की वैल्यू इज 0.5 अपॉन x। इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए, 0.5 अपॉन x डिवाइडेड बाई Nb की वैल्यू 0.5। तो क्या 0.5 अपॉन x डिवाइडेड बाई 0.5 और 0.5 कैंसिल, इज इक्वल टू 0.006। x इज इक्वल टू सुनिए 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 0.006। 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 0.006। x इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.006। क्या आएगा आंसर? 1 डिवाइडेड बाई 0.006, 166.66। ये है ग्राम पर मोल। मोलर मास हमेशा ग्राम पर मोल में लिखा जाता है, ये है उसका मोलर मास। क्या यही आंसर है? 170 आंसर है। तो फिर हमें इसको अप्रोक्सीमेशन शायद नहीं करना चाहिए, तो ये लिख के देख देते हैं। 1 डिवाइड बाई 0.005917। फिर भी 5917 है ना, 169 आंसर आ रहा है। फिर भी क्या इसमें दिखाइए क्या किया है? हमारा प्रोसीजर सेम है कि नहीं? प्रोसीजर तो सेम है, ज़्यादा ही अप्रोक्सीमेशन ले लिया गया इसमें। कुछ भी एनसीईआरटी वालों, कुछ भी। क्या आपको प्रोसीजर समझ में आया है? क्या आपको प्रोसीजर, हमने क्या इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? Na अपॉन एन बी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। Na अपॉन एन बी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। क्या हमने यही फॉर्मूला अप्लाई किया है? क्या हमारा आंसर आया है? आ गया है कि नहीं आ गया? जल्दी करिए, जल्दी 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 लिख लीजिए इसको, जल्दी से जल्दी से लिख लीजिए और आज की सभा समाप्त करते हैं। आज फ्राइडे हो गया ना, मतलब इस हफ्ते आप लोगों का सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कोई बात। 2 लेक्चर एटलीस्ट और लगेंगे, एटलीस्ट 2 से ज़्यादा ही लगेंगे, 2 3 4। चलिए कोई बात नहीं। आप लोग स्कूल इतने जल्दी क्यों खुल रहे हैं यार? हड़ताल करिए, अपनी छुट्टियां बढ़वाइए। मैं सच में क्या करूँगा? मैं जुलाई में मैं क्या, आप लोग स्कूल खुल जाएंगे तो मैं करूँगा क्या? मैं अपनी क्लास शाम की करवा लूँ क्या? बस सर मेरे ख्याल से शाम में मेरी करेंगे नहीं। फिर भी आपको मैं सुबह तो बुलाऊंगा ही, मैं आपको सुबह उठवाऊंगा स्कूल के टाइम पे। अबू तो उठ जाता है, अबू कोई दिक्कत नहीं है। इकरा भी उठ जाती है, इकरा टाइम से आती है। ये तो दूर से आती है, अश्विनी तो झलवा से आती है ना, जतिन मेरे को बता रहा था।
जलवा भी दूर है भाई, IIIT के पास। मैं कभी गया नहीं हूँ, मैंने बस सुना है। ये हो गया हो तो सभा समाप्त। रेचल आप कहाँ से आती हैं? अशोक, अच्छा अशोक नगर से आप आते हैं, तब तो आप पास से ही आती हैं, बहुत मतलब बहुत पास से नहीं, फिर भी पास से। अशोक नगर तो यहाँ का वो इलाका है ना, थोड़ा VVIP इलाका, पॉश, देखने में अच्छा लगता है। मैं एक ही बार गया हूँ पर देखने में अच्छा लगा। इकरा आप कहाँ से आती हैं? अच्छा ये आसपास वॉकिंग डिस्टेंस, बढ़िया। एक मेरा अबू ही दूर से आ रहा है क्या? कोई बात नहीं, चलिए आप लोगों का होमवर्क आपको कल मिल जाएगा और बड़ी कायदे से आपको उसको सॉल्व करके लाना है। 2 चीज़ें, मेरा होमवर्क और NCERT, उसके रिकॉर्ड बड़े कायदे से मेंटेन करिएगा, वरना मैं किसी भी दिन पीट सकता हूँ, किसी भी दिन आपको उठा के पटक दूंगा मैं। ठीक है, चलिए सभा समाप्त।